टेलीनॉर, मतलब टेलीनॉर ने सर सर्बिया के अंदर एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए थे कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इजी पैसा है, इसी तरीके से वो सर्बिया के अंदर भी एक डिजिटल फॉर्म के अंदर वर्चुअल अपना वॉलेट टाइप लेकर आए थे। तो उसके लिए जो उनका एक्सपीरियंस थे और वहां पर क्या इनको चैलेंजेस आए थे, तो इस केस स्टडी में सारे हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो टेलीनॉर जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, मतलब दुनिया के अंदर एक टेलीकॉम के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी। इसका हेडक्वार्टर जो है, जो ओरिजिन इसका नॉर्वे से हैंडल होता है, और ये पब्लिक सेमी पब्लिक अपनी कंपनी है। मतलब इसके जो 50% शेयर्स हैं वो कंपनी के पास हैं। और मार्केट जो इसकी स्पेशली जो मार्केट ये फोकस करती है एशिया और यूरोप के अंदर करती है। अच्छा, अगर हम कंट्री के बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो जब सर्बिया के अंदर एक रिसेशन आया था, उसके बाद जब जब इन लोगों को लेकर आ रहे थे, तो उसके बाद उनकी जो इकोनॉमी थी एकदम दोबारा से पिकअप और ऊपर की तरफ जा रही थी। तो इन्होंने सोचा तो ये एक अच्छा वक्त है, और ये दोबारा से अपना यूरोप के अंदर लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे थे। सर्बिया का मतलब एक दोबारा से नाम बन रहा था, तो एक उस वक्त यूरोप में दोबारा सर्बिया उठ रहा था। तो इस वजह से टेलीनॉर ने सोचा कि ये अपना मतलब इजी इजी पैसा टाइप अपनी कोई वहां पर लेकर आए बैंकिंग के अंदर। तो उसके बाद जो हुज लवट्रियल, मतलब ये बंदा कौन था, ये बंदा ये सारा एक मेन रोल था इस केस स्टडी के अंदर। तो सबसे पहले तो ये वर्क एज अ सीएफओ इन सर्बियन बैंक, मतलब एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था और इसको नॉलेज थी बैंकिंग सेक्टर की। बट ये अपनी जॉब से थकने के बाद इसने सोच, और इसका जो रिसर्च हुई थी किसके अंदर, मोबाइल बैंकिंग के अंदर, मतलब इसका इंटरेस्ट था। तो जॉब से थकने के बाद इसने कहा कुछ मुझे अलग करना है। तो उसके बाद इसको एक पहले इसने जॉब टेलीनॉर में करने से पहले इसने एक इनफॉर्मल मीटिंग करी टेलीनॉर के एम्प्लॉइज के अंदर, अपना आइडिया प्रेजेंट किया और देखा कि टेलीनॉर के साथ मैं चल सकता हूँ नहीं चल सकता। तो उसके बाद अपना सारा आइडिया करने के बाद, तो और उसके 6 महीने बाद इसको ऑफर लेटर आता है टेलीनॉर से, वो एक्सेप्ट करता है और अपना प्रोजेक्ट को इंटरेस्ट वहां शो करता है, और वहां पर वो लोग उसको अप्रूव कर देते हैं। तो ये अपना सर्बिया के अंदर सारा मार्केट के अंदर करता है। और उस वक्त मार्केट के अंदर जो मोबाइल बैंकिंग नहीं होती, मतलब लोगों के पास सिर्फ अपनी ट्रेडिशनल बैंकिंग चल रही होती है। मतलब आप जाएंगे बैंक के अंदर, अपनी स्लिप जमा कराएंगे, मतलब जैसे पहले पाकिस्तान में होता था, इसी तरह ही सर्बिया में हो रहा था। तो इसको इसने उस वक्त नीड देखी कि सर्बिया के अंदर मोबाइल बैंकिंग की बहुत जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड करो आशान। अच्छा, सर्बियन बैंकिंग मार्केट, इसने फिर उसके बारे में देखा, क्योंकि ये खुद एक सीएफओ की पोजीशन पे रह चुका था, तो इसको पता था कि सर्बियन बैंकिंग मार्केट किस तरीके से मतलब रन कर रही है सर्बिया के अंदर। तो सबसे पहले इसने देखा एक्सट्रीमली कम्पिटेटिव थी, मतलब सिर्फ 30 बैंक थे वहां पर 7.2 मिलियन पीपल के लिए। तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और इसने टेलीनॉर के साथ ही क्यों मिला, तो उसको पता था कि टेलीनॉर जो है सबसे, मतलब उनके पास उनके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो इसी वजह से टेलीनॉर जो लोअर द कॉस्ट ऑफ बैंकिंग, मतलब जो उसकी कॉस्ट है बैंकिंग की, आप कितनी सारी चीज आप जाते हैं, आपका टाइम लगता है, मतलब इन बैंक के अंदर इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो टेलीनॉर के साथ मिलके मतलब इसने वर्क करके जो बैंकिंग की जो कॉस्ट थी उसको भी कम करना चाह रहा था। और उसने एक और बात, मतलब सर्बियन बैंकिंग मार्केट के अंदर जज की कि जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइज हो गए किस चीज से, कि लोग वहाँ की जो ओपनिंग टाइमिंग थी, प्रोसीजर था, और वहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम थे वो बिल्कुल सही नहीं चल रहे थे। तो लोगों को भी कुछ चेंज चाहिए था वहाँ के। बट वहाँ पे जैसे एक हाइपर, उस वक्त एक हाइपर इन्फ्लेशन का भी मतलब रिस्क था। जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो हमारे पास भी बड़ी हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, मतलब कि एकदम आप डॉलर की प्राइस को देखो, ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, हमारी चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, एकदम इन्फ्लेशन बहुत आ गई है। तो उस वक्त भी सर्बिया के अंदर ये रिस्क बहुत बढ़ा हुआ था और इन्फ्लेशन बहुत ऊपर नीचे थी। तो उसने देखा जैसे ही इस इन्फ्लेशन से हम निकलेंगे, तो एक तो मोबाइल बैंकिंग की और दूसरा लोगों को नीड है और मार्केट हिट करेगी। तो उसने सबसे पहले तो एक सर्बियन बैंकिंग मार्केट को इसने इस पर रिसर्च करी। उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड पे आना शाम। फिर उसके बाद इसने कस्टमर ट्रेंड इन मोबाइल बैंकिंग, अगर इसने देखा कि हम इसके मतलब लोगों को जाहिर सी बात है अवेयर भी तो करना है कि अगर आती है तो कस्टमर का ट्रेंड इस मोबाइल बैंकिंग में कैसे होगा। सबसे पहले तो उसने बताया कि एडवांटेज, मतलब आपके एडवांटेज इसमें क्या होंगे। जाहिर सी बात है आप ला रहे हो किसी चीज का, कोई यूनिकनेस होगी तो इंसान आपको यूज करेगा ना। सबसे पहली बात इजी एक्सेस, एनी टाइम एनीवेयर। जाहिर सी बात है मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर आपका चलता फिरता वॉलेट है, आपको एटीएम कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। कि मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आप घर से निकल रहे हो तो आप जरूर लेके जाओगे। तो इन्होंने चलता फिरता बैंक आपकी जेब में रख दिया था। मतलब आपको किसी को पेमेंट देनी है, आपके पे कैश नहीं है, आप जैसे इजी पैसे की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाकिस्तान में हमारे पास पैसे नहीं है, हमें हमें इंटरनेट का एक्सेस है हमारे पास, सिंपल हमें अपने नेट हमारा वो खत्म हो जाता है, हमारा पैकेज कोई खत्म हो जाता है, हमें कॉल करनी किसी को, इजी पैसा से हम डायरेक्ट अपना विद इन सेकंड्स अपना पैकेज कर लेते हैं। किसी को पेमेंट करनी है
इन केस किसी दुकान पे या किसी को खाने वाले के पास खड़े हैं तो हमें अगर कैश नहीं है तो हम अपना इजी पैसा से कर लेते हो, तो ये एडवांटेज थे वहां भी, तो यूनिक बेनिफिट्स हैं। बट एक चैलेंज वहां भी आया और दुनिया में हर जगह आता है। अच्छा, तो उस ये जो नावटियल बंदा था ये पाकिस्तान की और थाईलैंड की मार्केट को भी सर्वे कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान और थाईलैंड में ये चीज पहले आ चुकी थी टेलीनॉर की तरफ से इजी पैसा के नाम से। तो थाईलैंड की और पाकिस्तान की बार बार ये मार्केट को आके देखता था कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं और यहाँ क्या गलतियां हैं, वहां हमने नहीं करनी। तो एक जो इशू था जो उधर आ रहा था वो आ रहा था डेटा डेटा प्राइवेसी का, क्योंकि डेटा एक ऐसी चीज होती है, वो कह रहे थे कि अगर हमारा ये होगा डेटा कैसे हमारा सिक्योर होगा और इसके रेगुलेशंस रूल्स क्या होंगे, पॉलिसीज क्या होंगी। तो यहाँ पे एक वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, चैलेंज आ रहे थे। अच्छा, अगर हम बात करें हाई लेवल ऑफ रिस्क, अब जाहिर सी बात है जहाँ पे बिजनेस होता है वहां पे रिस्क भी होता है, तो रिस्क ये था इनके। अच्छा, हाई लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने देखा कि भाई जो 34% सर्बियंस है वो मतलब वो कह रहे थे कि हम विलिंग टू यूज है मोबाइल बैंकिंग को करने में, बट ये कह रहे थे कि भाई बट स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड फॉर दियर डेटा, मतलब वही बात कि हमारे डेटा अगर सेव होता है तो हमें कोई इशू नहीं है, हम यूज करेंगे। फिर उन्होंने देखा 30% वो 31% वो बंदे थे, वो कह रहे थे हम यूज तो करेंगे, अगर हमारी जो फीस होगी जो पर ट्रांजेक्शन होती है, जैसे हम इजी पैसा पे करें तो नॉर्मली फ्री है, तो इस तरह लोग इजी पैसा यूज करते हैं। तो उधर उधर भी लोगों ने बोला अगर हमारी इसकी फीस जो होगी कम होगी किससे, ट्रेडिशनल बैंकिंग से, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, 80% वो थे हु डिड नॉट यूज मोबाइल बैंकिंग, मतलब उनको वो देखते थे कोई कोई जरूरत नहीं है इसकी और हमें इसकी कोई नीड नहीं है। अच्छा, 62% ऑफ द दोज हु डिड नॉट यूज मोबाइल बैंकिंग, अच्छा उनमें से 62% वो थे जिनको मोबाइल बैंकिंग का पता ही नहीं था, हल्का फुल्का पता था, अगर उनको अवेयर करते तो वो भी शायद इस पार्ट में अपने आ जाते मोबाइल बैंकिंग वाले में। तो ये इनके लिए एक रिस्क की बात थी। अगर अच्छा हम आगे चलो, अच्छा उसके बाद इन्होंने फिर पॉइंट था, मेन पॉइंट जो था कस्टमर्स की टारगेटिंग, मतलब जाहिर सी बात है अब आप एक मार्केट में प्रोडक्ट ला रहे हो, जाहिर सी बात है आपको एक अपना टारगेट बनाना पड़ता है कि आप कौन से सेगमेंट को, कौन से मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं है कि आप ला रहे हो तो और आप बोल रहे हर चीज हर किसी के लिए, जैसे आईफोन है एलीट क्लास के लिए होता है, और जैसे दूसरे मोबाइल ले लें अभी आजकल जो आ रहे हैं इन्फिनिक्स वगैरह, ये लोअर क्लास के लिए। तो हर चीज जो होती है पहले मार्केट को टारगेट करती है। तो इन्होंने भी जो अपना ये नार्विटल बंदा था इसने टारगेट को मतलब मार्केट को टारगेट किया, तो इसने बताया कि पहले टारगेट करने के लिए इसने 6 सेगमेंट बनाए, और उन 6 सेगमेंट से इसने बोला या तो मैं किसी एक को सेगमेंट को लूंगा, या तो मैं किसी का कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, या तो मैं किसी सेगमेंट का सब पार्ट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3, सेगमेंट 4 और सेगमेंट 5 और सेगमेंट 3, ये इसने 6 टारगेट बनाए थे। इनमें से किसी को चूज करेगा, उसके अंदर हो क्या रहा था हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम सेगमेंट 1 की बात करें तो ये लोग बहुत इंटरेस्टेड थे। अच्छा, अब सेगमेंट 1 की हम बात कर रहे हैं, तो ये सेगमेंट 1 के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत हाई था, और मेजोरिटी जो थी वो मेल थी। अच्छा, तो इसने ये इस बात में नोट किया कि जो मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे थे वो 51% थे, और ये लोग विलिंग टू यूज थे कि कह रहे हैं कोई चेंज आए, और मतलब चेंज कोई एक्सेप्ट करने वाले थे, और ये चाह रहे थे कि हमें कोई घर बैठे बैठे कोई फाइनेंशियल न्यूज मिले। ठीक है, तो और मतलब ये लोग रिस्क के अंदर रिस्क टेकर थे, और ये कोई एडवांचर को नई चीज देखना चाहते थे। तो ये सेगमेंट जो था, बट इसका रेशियो बहुत कम था 12%। और अगर हम सेगमेंट 2 की बात करें, इसका साइज था 20%, और इसमें जो 54% मेल थे, और एवरेज इनकी एज थी 53। अच्छा, ये जो सेगमेंट था इसके अंदर सिंपली ये लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि ये एक तो ओवर एज हो चुके थे, और ये ओल्ड ट्रेडिशनल के थे, और मतलब के वही बात जो होते हैं ना, पुराने लोग थे, मतलब ये इनको कोई बोलता हमें कोई जरूरत नहीं है, हम कैश में ही काम करेंगे, और इनको बैंकिंग में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, और ये लोग मतलब रिस्क वगैरह भी नहीं लेते थे और इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो ये सेगमेंट भी बिल्कुल इसको इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, सेगमेंट 3 की बात करें तो इसमें मेल जो थे 49% थे, और इसके अंदर एज की कोई सिग्निफिकेंट नहीं बताई हुई थी, और एम्प्लॉयमेंट रेट्स में 75 था। अच्छा, इसमें जो स्मार्टफोन जो यूज करते थे वो 41% थे, और मोबाइल इंटरनेट 50% थे। अच्छा, ये लोग क्या कर सकते थे, यूज लोन्स एंड लाइक टू बोरो मनी। अच्छा, इन लोगों को लोन्स और मनी लेना अच्छा लगता था जब इनकी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट हो जाती थी, और ये लोग जो थे अपना डोंट कंसीडर देमसेल्फ केयरफुल, मतलब ये लोग कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अंदर मतलब रिस्की थे, और बिना सोचे समझे उसमें इनपुट दे देते थे। अगर हम सेगमेंट 4 की बात करें, इसका साइज था 19%। अच्छा, इसके अंदर जो मेल थे वो 54% थे, एवरेज एज जो थी 22, मतलब ये हमारा जो जंग पार्ट था। अगर हम इसकी बात करें, और इसके अंदर
एम्प्लॉयमेंट रेट जो था बहुत हाई था, क्योंकि हमारा समझ लें आप 22 के अंदर इंसान यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, तो सेगमेंट 4 जो था इसको टारगेट कर रहा था। ऑन स्मार्टफोन 24 और मोबाइल यूज जो 30%। डोंट यूज लोन्स। अच्छा, इसके अंदर ये लोग भी जो थे स्टूडेंट्स थे, तो इस वजह से ये लोग लोन्स के ऊपर और बोरो के ऊपर नहीं जा रहे थे और नहीं करते थे, और ना ही रिस्की इन्वेस्टमेंट पे जाते थे, क्योंकि स्टूडेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ इतना नहीं जाता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं, बट ये लोग भी इंटरेस्टेड थे किसकी तरफ, ये चाह रहे थे कि कोई मोबाइल बैंकिंग टाइप की आए, इजी पैसा टाइप की, उसको हम यूज कर सकें। अच्छा, सेगमेंट 5 की बात करें, सबसे बड़ा साइज इसका था 32%। इसके अंदर मेल जो थे 47% थे, मेजोरिटी फीमेल्स थी इसके अंदर, और एवरेज एज जो थी इसकी 45% थी, और एम्प्लॉयमेंट रेट इसका भी बहुत हाई था 78%। और अगर इसकी मंथली इनकम की बात करें तो 32,500 थी। आर एस डी साइबेरियन करेंसी होती है। अच्छा, इसके अंदर जो थे सबसे जो सेगमेंट अपना, सॉरी 5 की बात कर रहे थे, मैं 6 पे चला गया। अच्छा, इसके अंदर जो स्मार्टफोन यूज कर रहे थे वो 33% कर रहे थे, और मोबाइल इंटरनेट यूज जो था वो 41% कर रहे थे। अच्छा, इसमें तो बेसिकली लोग जो थे वांट टू सेव मनी, आर नॉट मेकिंग फास्ट, मतलब ये कह रहे थे बस आहिस्ता से अपने पैसे खुद ही जमा करते रहे, एंड डिसीजंस आर वेरी, मतलब ये लोग बोलते थे इतनी अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं लेते थे। टेक केयर अबाउट देयर फैमिलीज एंड वुड लाइक टू गेट। अच्छा, इसमें मेजोरिटी फीमेल्स थी, तो ये अपना वही मतलब घर बार संभालना, और ये लोग इतना इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर हम सेगमेंट 6 की बात करें तो जो लास्ट हमारा है इसका साइज था 4%, सबसे कम साइज इसका था। इसमें 50-50 रेशियो था, मेल और फीमेल 50-50 थे, और ये एवरेज एज जो होता है हमारी 30 थी, और एम्प्लॉयमेंट रेट इसके ऊपर 78% था। अच्छा, इसके अंदर जो था सबसे ज्यादा इस सेगमेंट के अंदर साइज तो छोटा था, बट इसके अंदर जो स्मार्टफोन यूज करने वाले थे 71% थे, और मोबाइल इंटरनेट जो था 80% करने वाले थे। तो वुड यूज लोन्स एंड बोरो मनी इफ नीडेड। अच्छा, ये लोग लोन जब भी लेते थे अगर जरूरत पड़ती थी। डोंट कंसीडर देम सेल्फ केयरलेस लाइक रिस्की। अच्छा, ये लोग भी बोलते थे कि हमें इन्वेस्टमेंट कोई हो रही है तो इसके अंदर केयर नहीं करते, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर लाइक करते थे, और ये भी चाह रहे थे कि कोई चेंज आए, मतलब कोई अगर मार्केट में चेंज आता है या कोई एडवेंचर होता है तो ये लोग भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। तो ये 6 सेगमेंट थे, तो उसने इनमें से कोई सेगमेंट चुनना, मतलब कोई चूज करना था। हम आगे चलो। अच्छा, इसके बाद आ जाती है अपनी ब्रांड पोजीशनिंग। अच्छा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कस्टमर के माइंड के अंदर अपना ब्रांड लेके आना होता है। जैसे कि एप्पल की बात करें तो हमारे पास पता चल जाता है भी एप्पल एक एक ब्रांड है ना। तो इसी तरीके से अब सैमसंग है, वो भी एक ब्रांड है। नाइकी है, हमें पता है कि भी रनिंग शूज मिलते हैं उसके, मतलब ये सारे ब्रांड पोजीशनिंग होती है जो कस्टमर के माइंड के अंदर बनाई जाती है। अगर अगर हम इसके अंदर देखें तो इन्होंने क्या किया, द बेस्ट ब्रांड्स ही न्यू ऑक्यूपाइड स्पेस इन कस्टमर्स कंज्यूमर माइंड्स। मतलब वही बात है कि आप कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को कैसे बिठा रहे हो और आपको क्रिस्टलाइज कर रहे हो। अब जैसे कि हम बात करें कोका कोला की, हमें पता है कोका कोला हैप्पीनेस से रिलेट करती है। रेड बुल है, आपको पता है आपको एनर्जी आ जाए, गिव यू विंग्स, आप उड़ने लग जाओगे। हम जब भी रेड बुल की बात करते हैं, एनर्जी ड्रिंक है, तो ये क्या करती है आपके कस्टमर के दिमाग के अंदर ब्रांड पोजिशनिंग कर लेती है। तो अब ये सोच रहे थे कि अगर ये अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो अपने इसको कैसे क्रिस्टलाइज करेंगे और अपने कस्टमर जो उनको कैसे मतलब ब्रांड पोजिशनिंग करेंगे, उनके दिमाग में कैसे बिठाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले जो उनको की चैलेंजेस आए नीचे जो 4 लिखे हुए 3 लिखे हुए सॉरी, तो ट्रस्ट इन द मदर कंपनी टेलीनॉर, मतलब क्या वो अपनी जो टेलीनॉर जो कंपनी है उसी के साथ इसको मिला के लेकर आए। बट इसमें इशू आ रहा था कि इन्होंने एक बात केस स्टडी में मेंशन की हुई थी, अगर ये टेलीनॉर के साथ ही लेके आते हैं और इसको एक सब कंपनी बनाते नहीं है तो इनको इशू ये आ रहा था, अगर खुदा ना खास्ता इनका ये ब्रांड खराब जाता है तो टेलीनॉर का नाम खराब हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने इसको एक सब ब्रांड में लेके गए, एक इन्होंने सब कंपनी बनाई, जो बेबी कंपनी होती है ना, तो इन्होंने एक बेबी कंपनी बनाई ताकि अगर वो कंपनी खराब हो तो ये इनके मेन ब्रांड को, मदर कंपनी को खराब ना करे, टेलीनॉर को। पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डिजिटल। अच्छा, इन्होंने सोचा कि या तो फिर हम यूथ को फोकस करें इनोवेशन के ऊपर, क्योंकि ये जो चीज थी ये यूथ के लिए थी, क्योंकि अब जो नई नस्ल आ रही है उसको इनोवेशन चाहिए। तो जो पुराने लोग थे, हमने सेगमेंट में भी देखा, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। जो इनोवेशन जो लोग अपना यंग थे उनको बहुत इंटरेस्टेड था और वो चेंज को एक्सेप्ट कर रहे थे। और वाज देयर आर डिफरेंट ऑप्शन। अच्छा, अगर हम आगे बात आगे करना शाम एक में। अच्छा, अब दूसरा इनका ब्रांड पोजीशनिंग में 2 इशू आ रहे थे। ये या तो ये सोच रहे थे कि फुल बैंकिंग ले आते हैं, मगर अगर ये फुल बैंकिंग सर्विस लेके आते तो इनको 2 इशू आ रहे थे। बात ये है कि तो ये भी अपना ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरफ चले जाएंगे, तो इनके अंदर और दूसरे बैंक में
यूनिकनेस क्या होगी, एक तो ये इशू था। दूसरा फिर इनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता, उसके बाद सर्बियन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता, और फिर इनको एक पूरी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती, जो चीज ये लेके आना चाह रहे थे तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता। तो ये जो पार्ट था ट्रेडिशनल वाला, ये तो खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। अच्छा, दूसरा इन्होंने बताया अल्टरनेटिव ही कुड ऑफर सर्विस सप्लीमेंट। अच्छा, अब या तो दूसरा आप क्या कर सकते थे, आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, आप मतलब बैंकिंग से अपना करके, जैसे पाकिस्तान में इजी इजी पैसा है, वो ब्रांचलेस बैंकिंग है, उसके अंदर आपका वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, जैसे दूसरी लाइन में बताएगा। दिस कुड बी एक्मोलिश इन टू वेज विद अ ब्रांड कस्टमर इंटरफेस, या तो अपना ब्रांड बनाए, उसके अंदर इनको इशू आ रहा था अलाउइंग, या दूसरा कर ले अलाउइंग एन एग्जिस्टिंग बैंक टू सप्लाई द कस्टमर इंटरफेस, या तो दूसरे बैंक से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें और अपना उनके कस्टमर फेसिंग के ऊपर आप काम करें पीछे। अच्छा, वाइल दिस एलिमिनेटिंग द लाइसेंस रिक्वायरमेंट, ऑप्शन टू कैरिड विद इट्स बर्डन, मतलब ऑप्शन टू जो था वो बेटर था, उसके अंदर हम निगोशिएबल दूसरे बंदे से मतलब एग्रीमेंट करके बैंकिंग सेक्टर से भी कर सकते थे, और ये इजी था। इसके अंदर आपका मतलब वॉलेट की तरह आपकी हो जाती पेमेंट, आपके वॉलेट में पैसे हैं, जैसे पाकिस्तान में इजी पैसा है, इसी तरीके से आपका चलता। अच्छा, हम आगे करो। अच्छा, प्रोडक्ट ब्रांड पोजीशनिंग के बाद हम आते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जाहिर सी बात है, अब ब्रांड की पोजीशनिंग हो गई हमने, अब जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, वो यूज कैसे होगा, उसको जाहिर सी बात है वो भी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लेके आनी थी। तो दो तरह के ट्रेडिशनल थे जो मैंने पीछे बात की। एक तो अपना ट्रेडिशनल चल रहा था तरीकेकार, कि आपका वही अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी, स्टेटमेंट निकलेगी, सारी चीजें आपको एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे, ये तो हमारा जो था ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा था, जो पूरी दुनिया में पहले सेम चलता था। बट इन्होंने आफ्टर 2013 तो इन्होंने दूसरा जो तरीकेकार था, सर्विस हैड गेट टू डिफाइन रेंजिंग फ्रॉम मोबाइल वॉलेट कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट में यही होता है कि आपके पैसे एक वॉलेट के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, और आप कहीं भी कहीं किसी वक्त भी वो सिर्फ इंटरनेट के एक्सेस से आप अपनी ट्रांजेक्शन को इजीली कर सकते हो। मतलब आपका अगर बैंक बंद भी है, मिसाल ले लें, रात के 12 बजे रहे और आपने किसी को पेमेंट करनी है और आपके उस वॉलेट के अंदर अकाउंट के अंदर पेमेंट पड़ी हुई है, और आपको किसी को इमरजेंसी में पैसे भेजने, तो आप विद इन सेकंड्स उसको भेज सकते हैं। बट उसके लिए जरूरी है आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना जरूरी है, एक मोबाइल फोन स्मार्टफोन होना जरूरी है, दूसरा उसके अंदर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना जरूरी है। तो इन्होंने सोचा कि दूसरा वाला जो था वो बेटर था, क्योंकि पहला वाला ट्रेडिशनली हो गया था, तो इसलिए ये दूसरे पे जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे लास्ट लास्ट स्लाइड है इस पार्ट की। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, पोर्टफोलियो बता दिया, उसके बाद आप अपने मैसेज को डिलीवर कैसे करोगे, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, जाहिर सी बात है आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आप इतना अच्छा आइडिया लेके आ रहे हो, अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपने आइडिया को सेल कैसे करोगे। सबसे तो इम्पोर्टेंट होता है ये, जो हमारा जो कम्युनिकेशन का होता है, इसमें बैरियर्स आ जाए ना तो आपकी आइडिया फेल हो जाएगा। मतलब आपने इतनी स्टार्ट से लेके एंड तक मेहनत करी है, एंड के अंदर आपके पास अपना आइडिया को एक्सप्रेस करने की वे ही नहीं है, तो आप फेल हो जाओगे, आप कस्टमर को अवेयर ही नहीं कर सकोगे, तो आप अपना मार्केट के अंदर फेल हो जाओगे। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, हम आगे देखते हैं। हाउ वुड सच स्ट्रेटेजी बी लिंक टू बी ब्रांड आइडेंटिटी एंड हाउ कुड बी ब्रिंग पोजिशनिंग, ये वही बात होगी, व्हाट शुड बी फोकस ऑफ द कम्युनिकेशन मैसेज फॉर द टेलीनो मोबाइल बैंक। मतलब अब ये किस तरीके से अपना मैसेज को डिलीवर करेंगे, शुड वी फोकस ऑन पेड मीडिया। जाहिर सी बात है, पीछे हम डिजिटल मीडिया पे बात करते हुए आ रहे हैं, पेड प्रमोशन होती है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, आप क्या करते हो, अपना पोस्ट लगा के उस पर बूस्ट लगा देते हो सिंपली, तो वो आपका पेड प्रमोशन हो जाती है। आप अपने अच्छा टारगेट, उसके अंदर भी आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को मेंशन करना होता है कि आप किसको करना चाह रहे हो, कितनी एज वालों को करना चाह रहे हो, तो वो आपका पोस्ट, आपका एड उन्हीं लोगों को दिखाता है। तो आप या तो टेलिंग सोचते थे ये करूं, या तो मैं अपना वही पुराने जमाने में टीवी या रेडियो के ऊपर चलाऊं, रेडियो में बता रहे होते थे फलानी फलानी चीज हो रही है, बट रेडियो वाली बात बहुत आउटडेटेड हो गई थी, इस वजह से तो पेड मीडिया बहुत इंटर था, तो ये भी इसी इसी तरफ जा रहे थे। अच्छा, ऑन मीडिया मतलब टेलीनॉर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये लोग बताएं, ये भी कर सकते थे। या तो ये लोग मतलब दो ही चीजें थी इनके पास, या तो पेड मीडिया की तरफ जाएं या अपने मीडिया पे बताएं, मतलब दो ही इनके पास थी। और रेडियो वाला काम कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुत आउटडेटेड हो गया था, वो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इन थी उस वक्त में, तो इस वजह से पेड मीडिया बहुत अच्छे से चल रहा था। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके बाद जाते हैं लास्ट पॉइंट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जाहिर सी बात है, अब आपने प्रोडक्ट बना ली, उसको डिलीवर कर दिया, कस्टमर को अवेयरनेस कर दी, अब कस्टमर पूछेगा ना कि भैया आप इसको दे कितने में रहे हो, हमें मतलब क्या तरीके का आ रहा है, आपकी ट्रांजेक्शन कितने में होगी, तो इन्होंने फाइनली शुड द प्रोडक्ट बी प्राइस्ड। अब कैसे होगी, सबसे ए रेगुलर फीस स्ट्रक्चर सच एज वन सम मंथ, या तो ये कह रहे थे कि महीने के अंदर, एक महीने के अंदर कोई मतलब हम
10,000 रुपये ले लेंगे, मिसाल ले लेते हैं। मतलब एक फी स्ट्रक्चर रख देंगे कि भाई आपको अनलिमिटेड इसके अंदर आपकी ऑफर्स होंगी, जो करना है करो। या तो ये पर ट्रांजेक्शन, आपको एक ट्रांजेक्शन को 10 रुपए ले लेंगे, मिसाल ले रहे हैं। अच्छा, हम सर्बिया की बात करें, वहां की करेंसी अलग होगी, समझाने के लिए पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सम कॉम्बिनेशन ऑफ, या तो इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होगा, वो देखा जाएगा क्या होगा। अमंग द वेरियस ऑप्शन फॉर प्राइसिंग स्ट्रेटजी वर पे एज यू गो, मतलब अब इसके अंदर जो उन्होंने बोला कि भाई पे एज यू गो, जैसे आपका दिल करे, एंड मंथली फीस फॉर वेरियस सर्विस। मतलब जाहिर इन्होंने बोला एक तो पहले आप जिस तरह आप पे करना चाहें वैसे करें, या तो कुछ हमारे सर्विस ऐसी हैं उन पे आपको मंथली पे करना पड़ेगा। इन द इवेंट दैट नाविल वेंट विद अ नो लाइसेंस कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर दैट वुड हैव टू सम शेयरिंग ऑफ चेंज। अच्छा, फिर इन द एंड जो ये हमारे नावट्रियल थे, इन्होंने उसी के लिए गए नॉन बैंकिंग के ऊपर, और इन्होंने जैसे पाकिस्तान में इजी पैसा है वहां पे भी इस तरह की सर्विस लॉन्च की, जिसके अंदर आपका वॉलेट होगा, वर्चुअल आपकी ट्रांजेक्शन होंगी। तो सारी इस केस स्टडी में यही था कि जैसे इजी पैसा पाकिस्तान में काम कर रहा है और सर्बिया के अंदर ये लोग इजी पैसा की तरह अपनी सर्विस लाए थे, उसके अंदर इनको क्या चैलेंजेस आए, क्या चीजें आई, सारी ये मेंशन की हुई थी।